इससे पूर्व के लेक्चर में हमने डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम की तरंगदैर्घ्य निकाली थी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का प्रायोगिक सत्यापन किया था। जब हम इलेक्ट्रॉन को कण की तरह से लेते हैं और उसे विद्युत विभव से त्वरित करते हैं तो हम उसके लिए संवेग निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल लें, प्रोटॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश लिए हुए होता है, तो उसे त्वरित करने के लिए धनात्मक विभव लगाना होगा। तो वहाँ पर हमने धनात्मक विभव लगाया था 54 वोल्ट का। जब हम प्रोटॉन को लेंगे तो प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, धनात्मक आवेश इस पर होता है, तो इसको त्वरित करने के लिए ऋणात्मक विभव होगा आकर्षण के नियम से। तो जो विभव यहाँ पर लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए अगेन लैम्डा इक्वल टू h/mg। आवेशित कण के लिए आप पहले परिभाषित हम कर चुके हैं कि गतिज ऊर्जा E इक्वल टू हाफ mv² होती है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए EV और किसी और पार्टिकल के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश की जगह पर उसका आवेश रख दें तो QV होगी। तो इससे संवेग हमारे पास आता है प्रोटॉनों के लिए √2mQV। हालांकि ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, लेकिन ये हमारे पास एक सामान्य नियम आ गया कि किसी भी आवेशित कण को अगर किसी विभव V से आवेशित कण जिस पर आवेश Q है उसको अगर V विभव से त्वरित किया जाए तो उसका संवेग हम इस तरह से लिख सकते हैं 2mQV से √2mQV। और ऐसे आवेशित कण के लिए हम तरंगदैर्घ्य लिख सकते हैं h/2mQV। इसमें h का मान लें, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड। प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर, और द्रव्यमान इसका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। आप जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और जब हम परमाणु भार की बात करते हैं तो हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों यानी न्यूक्लियस का भार ही लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों के भार को नगण्य मानते हैं उसको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कहीं अधिक होता है, तो इनके लिए द्रव्यमान हमारे पास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें रखेंगे तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन होने के बाद आ जाता है 0.286 डिवाइडेड बाई √V एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर 12.27 था। तो अगर वही 54 वोल्ट हम प्रोटॉन के लिए लें तो प्रोटॉन के लिए तरंगदैर्घ्य हमारे पास और कम आएगी। क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कम होगी। तो प्रोटॉन के लिए तरंगदैर्घ्य जब आप निकालेंगे समान विभव पर तो इलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, प्रोटॉनों की तरंगदैर्घ्य कम होगी। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार किसी भी गतिशील कण के साथ तरंग जुड़ी हुई रहती है और उसका हम संवेग निकालकर तरंगदैर्घ्य बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक भौतिक घटना देखें। गतिशील द्रव्यमानों की बहुत सी भौतिक घटनाएं हैं। आप स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में अलग अलग जो बॉलर्स हैं उनकी स्पीड अलग अलग है, 90 माइल पर आवर की, 60 माइल पर आवर की, 80 माइल पर आवर, 80 माइल पर, इस तरह से।
अलग अलग आप जानते हैं फास्ट बॉलर्स की अलग अलग स्पीड होती है बॉल की, उससे हम बॉल का द्रव्यमान गुणा कर लें, हमारे पास उसका संवेग आ जाएगा। तो यहाँ पर यही एक भौतिक घटना इसमें दी हुई है। एक बॉल है जो 0.15 किलोग्राम की है, 150 ग्राम की, सो इट इज़ 0.15 किलोग्राम की एक क्रिकेट बॉल या बेस बॉल, उसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, यानी जिसे आप कहते हैं 90 माइल पर आवर। उसको जब प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 40 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग आता है। ये वैल्यूज जब हम इससे संवेग निकाल लें m/v, ये और डी ब्रोगली के लैम्डा के फॉर्मूले में, तरंग दैर्घ्य के फॉर्मूले में इसे रखें, तो यह तरंग दैर्घ्य हमारे पास है 1.1 × 10⁻34 मीटर। सी हाउ लो इज, कितना छोटा है ये, 1.1 × 10⁻34 मीटर। और अगर 100 वोल्ट के विभव से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करें तो उनका वेग हमारे पास है 5.9 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रॉनों का कण की तरह से। और उसके लिए तरंग दैर्घ्य फिर इसी में रखें तो ये आती है 1.2 × 10⁻10 मीटर, यानी 0.12 नैनोमीटर। ठीक है, इसके ऑर्डर को प्रदर्शित करने के लिए देखिए यहाँ पर ये दो ऑर्डर्स दिए हुए हैं। हमारे पास जो छोटी से छोटी दूरी भौतिक में, फिजिक्स में अभी तक उपलब्ध हुई है, वो हम न्यूक्लियर डायमीटर ले सकते हैं, नाभिक का व्यास 10⁻14 मीटर, या परमाणु का व्यास 10⁻10 मीटर, यानी 10⁻14 हमारे पास न्यूक्लियर डायमीटर है। और ये जो तरंग दैर्घ्य आ रही है ये हमारे पास आ रही है 10⁻34 मीटर में, बहुत छोटी है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भौतिक गतिशील कण के साथ तरंग उपस्थित नहीं रहती है, हम गणना करके उसकी तरंग दैर्घ्य निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे उपकरणों की सीमाएं हैं। हमारे पास जो उपकरण हैं वो इतनी छोटी तरंग दैर्घ्य को नाप नहीं सकते। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर डायमीटर या एटॉमिक डायमीटर, परमाणु का व्यास और नाभिक का व्यास, या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन का व्यास, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ये सारी निकाली हुई है। परमाणु कक्षों में त्रिज्या ये निकाली हुई है। तो यदि हमारे पास और ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हों तो हम इस दूरी को भी प्रेक्षित कर सकते हैं। तो हम यहाँ यह तो नहीं कहते कि ये तरंग दैर्घ्य इसके साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। तरंग दैर्घ्य तो हर गतिशील कण के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हम, क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसलिए हम इसे प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। ये हमारी सीमाएं हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे उपकरण मिल जाएं जो बहुत छोटी दूरियों को भी नापना शुरू कर दें, तो हम किसी भी भौतिक घटना, कार चल रही है या हवाई जहाज उड़ रहा है, उसके साथ जुड़ी हुई तरंग को बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो उपकरण हैं वो मूल कणों के साथ जो तरंगें जुड़ी हुई होती हैं उनके तरंग दैर्घ्य को मेज़र कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, गामा रेज, एक्स रेज, इन सारी तरंगों की तरंग दैर्घ्य को प्रेक्षित किया जा सकता है। इसलिए अभी तक क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स को फंडामेंटल पार्टिकल के साथ जोड़ा हुआ है। यानी जब भी आप फंडामेंटल पार्टिकल की इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो हम उससे कण की तरह से और तरंग की तरह से, दोनों तरह से लेंगे। भौतिक घटनाओं में हम इसे
इसे थ्योरेटिकल तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम इसे मेज़र नहीं कर पाते। इसलिए जो सामान्य घटनाएं हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं, हम उनमें कभी भी इस तरह की तरंग की परिकल्पना नहीं कर पाते। जब क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल पार्टिकल की बात होगी तो उसे तरंग की तरह से लिया जाएगा। थैंक यू।